तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। अगर लास्ट लेक्चर के आपने मेरे फ्रिक्शन की वीडियो देखा है, जो कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको फ्रिक्शन को बताया था, तो आप ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, तो कोनिकल पेंडुलम ये हमारा आज का टॉपिक है। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो वो कुछ इस तरह पूछेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। याद रखना, टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। और फिर कोनिकल पेंडुलम, मतलब टी के लिए एक्सप्रेशन बनाना है हमको कि टी इज इक्वल्स टू कितना। ओके, एंड व्हाट फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल कोनिकल पेंडुलम। तो फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करेंगे और हमको बताना है कि एन का फॉर्मूला भी क्या होता है। आपको मालूम है 1/t इज इक्वल्स टू एन होता है, ठीक है। तो हमको अगर टी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया तो उससे हम फ्रीक्वेंसी का आराम से बना लेंगे। तो चलिए टी का एक्सप्रेशन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। ओके, चलो पेंडुलम को समझते। हम एक स्ट्रिंग, एक धागे को लेते हैं। ये हो गया हमारा धागा या स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग हमने लिया है ये लॉन्ग होना चाहिए, इट इज़ लॉन्ग इनफ। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब मोड़ने पर ये टूटना नहीं चाहिए। इसका मास जो है वो 0 होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हम आइडियल सिचुएशन में इसके मास को कितना मान रहे हैं? 0। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब कि अगर आपने ये आपका स्ट्रिंग और आपने इसको अगर कोई मास का टुकड़ा वगैरह अटैच किए तो इसमें इलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अब इस स्ट्रिंग का एक साइड को क्या करते हैं हम लोग? ये कर दिया हमने एक साइड को फिक्स, और दूसरे साइड पर एक टीनी मास को अटैच करते हैं, छोटा सा मास का तो अटैच करते हैं। ये कर दिया मैंने यहाँ छोटा सा मास अटैच। तो ये जो सेटअप है आपका, ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम कहलाएगा हमारा पेंडुलम। तो हमने यहाँ पर पेंडुलम को डिफाइन भी कर लिया है, देख लीजिए। अ टीनी मास, हमको मालूम है जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो आगे इससे भी हम लोग क्या कराने वाले? सर्कुलर मोशन कराने वाले। इसलिए हमने अभी इसको क्या कंसिडर किया? पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि क्या ऐसे कनेक्टेड है? एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट है, जिसका एक एंड फिक्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंडुलम। अब देखिए, ये जो पेंडुलम है इसको हम 2 तरह की मोशन दे सकते हैं। पहले तरह की देखिए, और दूसरा ये कुछ इस तरह की मोशन भी कर सकता है पेंडुलम। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये जो इसका हमने टीनी बॉब जिसको कहा था, ये मास का टुकड़ा जिसको हम बॉब कहते हैं, ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अगर पार्टिकल हमारा इस अंदाज में घूम रहा है, ऐसा खड़ा, तो हम इससे कहते हैं वर्टिकल। और उसी तरह अगर हमारा पार्टिकल इस तरह घूम रहा है, जैसा कि अभी यहाँ पीछे घूम रहा था, ये यहाँ घूम रहा था, ये कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ये कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्टिकल, ठीक है। ऐसी 2 टाइप की मोशन। तो ये वर्टिकल मोशन कर रहा है हमारा बॉब, ठीक है। अब देखिए, ये जब मोशन कर रहा है तो हमने इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर रोका, है ना। इस पॉइंट पर रोकने पर ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है, ये शेप कैसा नज़र आ रहा है आपको? आइसक्रीम की कोन की तरह नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो उम्मीद है आपको कोनिकल पेंडुलम किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की एक छोटी सी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसकी मोशन में लगने वाली फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम एक पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। ये तैयार हो गया हमारा पेंडुलम। हाँ, ये एक साइड से फिक्स है, ठीक है। ये तैयार हो गया हमारा पेंडुलम। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, जैसा कि अभी हमने एनिमेशन में देखा, ठीक है। तो ये हमारा बॉब ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ यहाँ पर आया, घूम रहा है बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ओके, अब जब ये घूम रहा है तो लेट से कि घूमते घूमते ये यहाँ से यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आया,
तो अभी फ़िलहाल ये मास का टुकड़ा हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर ये एक सर्कल है, ये सर्कल ये बिल्कुल, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। लेट से कि ये है वो सेंटर, ठीक है। इस सेंटर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर का रेडियस, जिसको हम डिनोट करेंगे काय से, आर से। ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर तक, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इस पॉइंट से लेकर कुछ हाइट पर है। ये यहाँ पर भी हो सकता था, अगर हम घुमाएं तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, और अगर हमने इसको और थोड़ी कम रफ्तार से घुमाए तो यहाँ पर भी घूमेगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी ये क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। ये कितने हाइट पर घूम रहा है, ओके, हाँ। अब ये जो हमारा धागा था, स्ट्रिंग था, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेट से इसकी लेंथ L है, और ये कैसी है, कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए ये L क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये घूम रहा है, ये जो बॉब घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसका जो ये धागा है, इस धागे में टेंशन है। अगर टेंशन नहीं होता तो ये घूमता ही नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारे धागे का टेंशन, और हम इसको डिनोट करेंगे टी नॉट से, क्योंकि टाइम पीरियड को हमने टी से डिनोट किया है, ठीक है। टी नॉट क्या है, अब टेंशन। इस टी नॉट की वजह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके। अब इस टी नॉट के हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। ये दो कंपोनेंट बना लिए हमने। देखिए ये है थीटा, तो जेड का शेप है, तो ये भी क्या होगा हमारा, थीटा ही होगा। तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा, बोले जल्दी से, टी नॉट कॉस थीटा। ये हम लोग बहुत बार कर चुके, ये होगा हमारा साइन थीटा, ओके। अब देखिए ये आर जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस और ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, याद रखना। और ये हाइट, ये सब की सब अलग अलग क्वांटिटीज़ है। ये जो पेंडुलम है जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका लेंथ अलग हो सकती है, इसकी रेडियस भी अलग हो सकती है, इसकी हाइट भी अलग हो सकती है। तीनों अलग अलग बातें हैं, ओके। अब इसको बेसिकली हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये अगर हमारा मास है, तो मास का टीनी बॉब है, तो इसके ऊपर लग रही होगी डाउनवर्ड फोर्स में mg, ठीक है, mg की फोर्स। ये mg की फोर्स इसके टी नॉट कॉस थीटा को क्या करेंगी, बैलेंस करेगी। और टी नॉट साइन थीटा ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अब एक सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान में रखिए, इस बात को मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूँगा। वो ये है कि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं। क्या में स्टडी कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, इसे हम पूरा टॉपिक समझने के बाद आखिरी में देखेंगे। फिलहाल आप इतनी बात ध्यान में रखो कि हम जो स्टडी कर रहे हैं फिलहाल वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आंसर हमारा उतना ही आता है, ठीक है। ये सारी बातों को मैं आपको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं। तो चलो फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए टी नॉट साइन थीटा हमारा काय का काम कर रहा है, ये हो गया हमारा, ये काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर का काम। यहाँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिए, क्योंकि हमको चाहिए टाइम पीरियड। हमको काय के लिए डेरिवेशन बनाना है, टाइम पीरियड के लिए। और टाइम पीरियड बोल तो टी, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस पाई बाई टी। हम ओमेगा निकाल लेंगे और उस पर से हम लोग टी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या का इस्तेमाल किया है, ओमेगा का, ना कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर का। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। टी नॉट साइन थीटा ने क्या का काम किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसी तरह टी नॉट कॉस थीटा ने किसको बैलेंस किया है, इसके एम जी को बैलेंस किया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि टी नॉट कॉस थीटा क्या करता है, एम जी को बैलेंस करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आखिरी में कॉन्सेप्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं कि क्यों ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये होगी इक्वेशन नंबर 2।
ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कांस्टेंट और ये mm कांस्टेंट, समझ में आ गया, ये कैंसल। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, ये कैंसल वगैरह की हम लोगों ने। ओके चलो ठीक है। अब कैलकुलेशन करने से पहले ये ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, इसके पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन थीटा की वैल्यू। तो आपको मालूम है साइन थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो। ठीक है, तो इसका अपोजिट कितना होगा, देखिए ये है थीटा हमारा, तो अपोजिट होगा इसका आर। और हाइपो क्या होगा हमारा, ये है हमारा हाइपो। हाइपो होगा हमारा कितना, एल। और यहाँ ये साइन थीटा जैसा का वैसा, तो एल साइन, तो आर किसके बराबर हुआ, एल साइन थीटा के बराबर हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, आर किसके बराबर होता है, एल साइन थीटा के बराबर होता है। अब लगे हाथ कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ताकि बार बार इधर कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बोलिए, साइन कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपो। एडजेसेंट कितना है इसका, एच, और हाइपो कितना है इसका, एल। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एच किसके बराबर हुआ, एल कॉस थीटा के बराबर हुआ। ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक आर किसके बराबर होता है, एल साइन थीटा के, और एच किसके बराबर होता है, एल कॉस थीटा के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये जी, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये आ गया था हमारा। तो यहाँ जी जैसा का वैसा लिखता हूँ मैं, ये साइन थीटा जैसा का वैसा अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह लिख सकता हूँ मैं एल साइन थीटा। तो आर की जगह लिखता हूँ मैं यहाँ एल साइन थीटा इनटू ये कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा तो यहाँ अंडर रूट लगा, जी बाय एल कॉस थीटा। इस ओमेगा किसके बराबर होता है, ट्वाइस पाई बाय टी। तो ये ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, ट्वाइस पाई बाय टी। मुझे टी के लिए चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे तो टी अपॉन ट्वाइस पाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हमको टाइम पीरियड चाहिए था, और टाइम पीरियड बोले तो टी इज इक्वल्स टू, ये नीचे इधर ऊपर चल जाएगा, ट्वाइस पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हमको फ्रीक्वेंसी के लिए भी कहा था, तो ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी के लिए भी निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए आपको पता है 1/t किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो 1/t मैंने n लिख लिया, 2 पाई बचे तो 2 पाई को इधर भेज देते, ये हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पर g अपॉन एल कॉस थीटा जैसा का वैसा। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का, और ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का। और इसको हम आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है, बल्कि ये फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इसके बाद जो हम इसका आसान वर्जन लिखने वाले हैं वो आसान होने वाला है। देखिए कैसा, वो हमको बहुत इस्तेमाल करेंगे हम। जैसा कि टी जैसा का वैसा लिखा मैंने, ये ट्वाइस पाई जैसा का वैसा लिखा, एल कॉस थीटा, ये है एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अंडर रूट एच बाय जी। तो ये दो एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास टाइम पीरियड के लिए। और याद रखिए दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हो गया हमारे पास काय का, फ्रीक्वेंसी का। तो ये रहा एक्सप्रेशन, एक बार आप इसके ऊपर नज़र डाल लीजिए। अब इसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला, अभी आप क्या कर रहे हो, इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो इसको। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो बेसिकली आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है, 0। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ी एक्सपीरियंस करोगे, है ना। और या हम ये कह सकते हैं कि अभी आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो,
कौन से, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। या आप इस तरह समझिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। अब एक होता है, ये हो गया। अब दूसरा आप एक और बात समझिए, ये हो गया कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इसमें जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है हमारी बॉडी एक्सेलरेटेड होती है। आपको पता है एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आप कहाँ पर हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप खुद यहाँ पर आके बैठ गए, इसको धागा पकड़ के आप खुद आकर यहाँ बैठ गए, आप तो बेसिकली बॉब के साथ आप भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या महसूस करोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दैट इज mr⍵²। आप यहाँ पर क्या करोगे? फील करोगे। तो इस हाल में T0 sin थीटा किसके बराबर होगा? mr⍵² के बराबर होगा। इस हाल में T0, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा T0 यहाँ लिखता हूँ। T0 sin थीटा किसके बराबर होगा? mr⍵² के बराबर होगा, जब आप यहाँ पर खुद बैठकर देख रहे हो। तो ये इक्वेशन ए। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो T0 sin थीटा किसके बराबर होगा? T0 sin थीटा। अब यहाँ से बैठकर देख रहे हो तो ये क्या का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज mr⍵²। चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हो, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हो, आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए कोई मैटर नहीं करता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिए, ये जो हमारा बॉब है ये परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यहाँ एंगल है थीटा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल में है ये मोशन को हमने और तेज़ घुमाया तो ये थोड़ा सा सर्कल ऊपर चल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। है ना, एक वक्त ऐसा आ सकता है क्या कि ये आपका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसके साथ एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये यहाँ लिखा मैंने, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल कभी नहीं बन सकता। ये स्ट्रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टल कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसे समझिए आप। इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो mg को बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा टेंशन का में चला जाएगा, ये चल जाएगा साइन थीटा में, तो mg को बैलेंस करने वाला कोई होगा ही नहीं। अगर mg को कोई बैलेंस नहीं करेगा तो फिर ये रिवॉल्यूशन होगी ही नहीं हमारी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये क्या करे, हॉरिजॉन्टल हो जाए, स्ट्रिंग क्या हो जाए हमारा, हॉरिजॉन्टल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी केस देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, द फोर्स ड्यू टू द टेंशन विल बी हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 0। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रहेगा ही नहीं, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 0। इन दिस केस नथिंग विल बैलेंस mg, तो यहाँ पर mg को कोई बैलेंस करने वाला होगा ही नहीं। अब दूसरी सिचुएशन देखिए। अब स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हो सकता? इसकी एक और वजह है। देखिए, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है I, वो हो जाएगा 90 का, और अगर ऐसा हो गया तो G/L cos थीटा, G/E हो जाएगा 0, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। तो
जी अपॉन ऐसा हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटीज़ है, तो हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको हमारी इसमें बोला उसने इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी इसकी इन्फिनाइट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इन्फिनाइट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए जब भी कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका स्ट्रिंग जो है, या कोनिकल पेंडुलम जब भी कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है उसका स्ट्रिंग जो है कभी एक प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकता। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था इसके, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो कि थे मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या हमारा लेक्चर ये 20-22 मिनट का हो गया है, हम न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिए, टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो नया सिलेबस है वो कतई कॉन्सेप्चुअल है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये एक्टिविटी वगैरह, ये डू यू नो वगैरह सेक्शन को अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए नोट्स, ये रही हमारी नोट्स कोनिकल पेंडुलम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। इसमें और थोड़े बहुत चेंजेस करने बाकी है। ये है फैक्टर अफेक्टिंग लेंथ पर, ग्रेविटी पर, और ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।